Audio Jungle. हम मुलाकात कराते हैं उस शख्स से जिनका नाम है मुकुल सर जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। प्रणाम प्रणाम। आप हमारे चैनल पे आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये था कि तुम एक काम करो, अगर पढ़ाना चाहते हो तो उन बच्चों को पढ़ाओ जिन बच्चों के पिता नहीं है। तो ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि मेरे पिता का एक सपना है, एक ड्रीम है कि जो अनाथ बच्चे हैं उनको गोद लिया जाए, उनको पढ़ाया जाए। आपकी यात्रा में कौन से मोड़ या प्रेरणाएं रही जिन्होंने आपको जन सेवा की राह पर चलने के लिए मजबूर बता दूं, अभी मैं टॉप 10 का एक बैच चला रहा हूँ जिसमें 12th का है और 10th का है। तो 10th में 10 बच्चों को मैंने सेलेक्ट किया इनको पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम का, और 10 बच्चे जो 12th में सेलेक्ट किए हैं बायो से हैं, जो उनका नीट के लिए जो अपने रियल हीरो रहे, जिनमें हमारे महात्मा गांधी जी रहे और दूसरे भगत सिंह। बच्चा आर्थिक रूप से कमजोर है या एकदम कमजोर है तो उसकी फीस एकदम पूरी माफ। देखिए, राजनीतिक हिस्सा, अगर राजनीतिक बहस किसी भी मंच पे हो रही है, अगर उसमें शिक्षा इंक्लूड नहीं है तो ऐसी सारी बहस बेकार है। देश को अगर आगे बढ़ाना है तो बिना एजुकेशन का नहीं बढ़ सकता। मैं थोड़ा सा शुरू से घूमने वाला आदमी था, शुरू से मुझे यात्राएं अच्छी लगती थी और हर यात्रा का सर लगभग मैंने सारी यात्राओं की मैंने एक बुक लिखा है। यात्रा बहुत ही ज्यादा, आप बहुत ही बड़ा एजुकेशन है यात्रा, अगर आदमी घूमे तो जानेगा कि मेरा एक्सपीरियंस क्या रहा। 12,000 फीट पे पहुंचते ही सर वहां पे मुझे ऑक्सीजन की कमी होने लगी जी। और मेरे साथ ही ये हुआ और मुझे क्या बताऊं, मुझे चक्कर आ गया। देखना है कि हमारी आर्मी कैसे रहती है, हमारे हीरोज कैसे रहते हैं वहां पे जी। और बाकी जितने लोग भी पॉलिटिकल हैं, जितने भी लीडर हैं, नेता लोग हैं, एक बार आप सभी नाथुला पास जाइए और जाके देखिए हमारी आर्मी कैसी रहती है। और मैं अनाथ बच्चों के साथ साथ आर्मी, जितने भी आर्मी के लीडर हमारे यहाँ पे आर्मी के वाले हैं, सेना के जवान हैं, उनके सभी बच्चों की फी जो है मेरे यहाँ निःशुल्क है। मैं उनको फ्री पढ़ाता हूँ और तब तक मैं पढ़ाऊंगा जब तक वो पूरी तरह से मतलब सेटल ना हो जाते हैं अपने। जो ये टेम्पल है, मंदिर है, मस्जिद है, ये बहुत ही पृथ्वी का शानदार जगह है, बहुत पीसफुल जगह होता है और इतनी शांति कहीं नहीं होती। सबसे पहले इसमें जितने लोग माहौल बिगाड़ना चाहते हैं, सबसे पहले उनको मैं पकड़ूंगा। मेरा खुद का मानना है सर कि सबसे पहले पॉलिटिकल जो लीडर है उनको पकड़ा जाए। यहाँ पे रिसर्च सेंटर नहीं है। बात वही हो जाएगी कि मैं कोई बात अगर कहूँ, जैसे हमारे सभी टीचर्स अच्छे हैं, सभी लोग बच्चों पे समय देते हैं, जब भी सर थ्योरेटिकल चीजें रहेंगी, न बच्चे का विकास होगा, न हमारा विकास होगा, न हमारे देश का विकास होगा। आप लोग एक जैसे बेल 8 बेल होता है, लेकिन उसमें से एक बेल एथिक्स का चलाएं, नैतिकता का। के समय प्रार्थना होती थी तो टीचर हमारे अध्यापक लोग आके बताते थे, बेटा ये सही है, ये गलत है। और आज के डेट में ये चीजें खत्म है। जैसे हमारे पहले जो प्रेसिडेंट थे राजेंद्र प्रसाद जी, पढ़े लिखे थे, राजनीति में आए। पंडित नेहरू हमारे पढ़े लिखे थे, राजनीति में आए। फिर हम अभी हाल की बात करें, अगर मुलायम सिंह यादव की बात कर लिया जाए, वो भी पढ़े लिखे थे, शिक्षक थे, राजनीति में आए। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह पढ़े लिखे थे, राजनीति में आए। अब्दुल कलाम साहब पढ़े लिखे थे, राजनीति में। तो एजुकेशन सिस्टम इतना खराब है जिसका मतलब कोई लेना देना नहीं है। और इन्हीं चीजों को देख के मैं पॉलिटिकल हुआ हूँ, पॉलिटिकल हो रहा हूँ। सबसे पहली बात, सोनम वांगचुक जी पे डिस्कशन हो रहा है। आज उनको देशद्रोह का मुकदमा उन पे भी चला के उनको जेल में डाल दिया गया। उन्होंने इंडियन आर्मी के लिए लद्दाख ही नहीं, जितने भी बॉर्डर एरिया है जहाँ पे ठंड पड़ रही है, तो इंडियन आर्मी के लिए एक ऐसा हाउस बनाया, एक ऐसा जो वार्म हाउस बनाया जिसमें सूर्य का रोशनी जब आता है तो कुछ टाइम के लिए, यानी कि कुछ घंटों के लिए उसमें रिजर्व हो जाएगा और कुछ घंटों के लिए वो हीट रहेगा। ऐसा तो नहीं है कि कहीं आप 3 इडियट्स देखे और वो आपके हीरो बन गए? नहीं नहीं, 3 इडियट्स इस पे बात हुई तो देखिए, 3 इडियट की बात सर ने इसलिए कर रहे हैं कि 3 इडियट में जो आमिर खान साहब जो हैं, जो रोल उन्होंने किया है सोनम वांगचुक जी पे ही किया है। जी। आने वाले समय में हमारे जो लीडर हो या मुझे भी जगह जब भी मिलेगी तो मैं सबसे ज्यादा रिसर्च सेंटर यहाँ
खोलने का काम करूंगा कि अपने रुद्रपुर में रिसर्च सेंटर हो, कि ताकि बच्चे इधर उधर न जाके यहाँ पे अनुसंधान केंद्रों में शोध कर आप सकें। जिला पंचायत सदस्य का चुनाव जीत जाते हैं तो आपकी प्राथमिकता क्या रहेगी? सर, जिला पंचायत सदस्य ये जो चुनाव है ये एजुकेशन को ही लेकर 24 ग्राम सभा जो होंगे, 24 ग्राम सभाओं में मैं एक एक लाइब्रेरी जिला पंचायत की तरफ से, पहले एक मंदिर, जो मंदिर टेम्पल होता है उसकी एक कमेटी होती है, उस कमेटी को सबसे पहले उनको दायित्व इस बात का लेना चाहिए। मुकुल शब्द को समझाना हो तो उसको कैसे समझाएंगे? मुकुल शब्द जो है ये जैसे एक फूल होता है ना सर जी, फूल का जो कोढ़ी होता है ना जी, तो मुकुल कोढ़ी जो है ये सिनोनिम्स है, इसका पर्यायवाची है हम लोग को। अब्दुल कलाम साहब अपनी मेहनत से, उनकी टीम अपनी मेहनत से, बिना किसी देश के सहयोग से एक सफल अग्नि परीक्षण करते हैं। नमस्कार दर्शकों, हम रामेश्वर रुद्रपुरी, खबर रुद्रपुर से। इस समय आप देख रहे हैं एक खास प्रोग्राम, खास मुलाकात के नाम से, जिसका आज दूसरा भाग आप लोग देख रहे हैं, जिसमें हम मुलाकात कराते हैं ग्रामीण क्षेत्र से उभरे हुए सितारों से। आज हमारे साथ एक ऐसे ही शख्स मौजूद हैं जो इस ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा की एक अलग लौकिक रूप इन्होंने प्रदान किया और प्रदान करने के साथ ही एक युवा चेहरा जो शिक्षा से हट करके भी समाज सेवा के रूप में आज अपने आप को प्रदर्शित करने का कार्य कर रहा है। हम मुलाकात कराते हैं उस शख्स से जिनका नाम है मुकुल सर जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। प्रणाम प्रणाम आप हमारे चैनल पे आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम प्रणाम। सबसे पहले आप सभी को, रुद्रपुर के जितने भी रुद्रपुर खबर से जुड़े लोग हैं, सबको मेरा नमस्कार और धन्यवाद तारकेश्वर सर को बहुत बहुत, आपकी अपने चैनल पे आपने मुझे बुलाया। अभी हम जैसा बता रहे थे कि उभरता हुआ एक युवा चेहरा जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में एक अलग ही अपना पहचान बनाया और पहचान बनाने के साथ ही और अपने आप को एक उभरता चेहरा जिला पंचायत सदस्य के रूप में भी देख रहे हैं और अपने तरफ से शायद इन्होंने प्रयास भी कर रहा है कि गांव-गांव घूम करके लोगों को बता रहे हैं कि कैसे किस प्रत्याशी को कैसे तरीके से चुना जाए। इन्होंने वो विजन अपना बनाया। इसी के संदर्भ में हम इनसे कुछ बातें करेंगे कि इन्होंने एक अपनी मास्टर डिग्री की पढ़ाई के साथ साथ इन्होंने एक अपनी संस्था खोला, संस्था के द्वारा बच्चों को पढ़ाना चालू किया। उसके बाद कुछ ऐसे अनाथ बच्चों के साथ इन्होंने ऐसा बर्ताव किया कि वो अनाथ बच्चे आज पढ़ करके कुछ ऐसे ऐसे पोजीशन पे पहुंच चुके हैं कि उनकी गणनाएं नहीं है। आज हम वैसे ही कुछ सवाल इनसे करेंगे और पूछेंगे। तो सबसे पहले आप ये बताइए कि आप एक शिक्षक होते हुए भी राजनीति के क्षेत्र में कैसे आपने पैर रखा हुआ? जी सर, ये आपकी सोच इसमें कैसे आई कि आपने राजनीति में पहुंचे, इसके लिए क्या आपने? तो सबसे पहले सर मैं ये कहूंगा दर्शकों से, तो शुरुआत होती है, जैसे मैं सबसे बड़ा जो मेरा विजन था कि मुझे पढ़ाना है बच्चों को। जी। तो पढ़ाना क्यों है, सबसे जरूरी क्या था? तो पढ़ाना इसलिए था, एक्चुअली जो मेरे बड़े पिताजी श्री रमाशंकर यादव जी जो पूर्व ब्लॉक प्रमुख रहे, सारा का सारा विजन उन्हीं का रहा, सारा का सारा ड्रीम उन्हीं का रहा, क्योंकि उनका मानना ये था कि बेटा लाइफ में कुछ ऐसा करो जिससे कि मतलब तुम सोसाइटी को कुछ दे पाओ, समाज को कुछ दे पाओ। तो समाज को देने के साथ उनके पास ये था कि तुम एक काम करो, अगर पढ़ाना चाहते हो तो उन बच्चों को पढ़ाओ जिन बच्चों के पिता नहीं है। तो ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि मेरे पिता का एक सपना है, एक ड्रीम है कि जो अनाथ बच्चे हैं उनको गोद लिया जाए, उनको पढ़ाया जाए। तो ये मेरे पास एक एम बना। उसके बाद मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया और गांव-गांव उन बच्चों के तलाश में मैं लग गया सर, जिन मतलब बच्चों के पिता नहीं है। मैंने इसके लिए रैलियां दी कि कम से कम 50-100 बच्चों को साथ लेके घूमा गांव-गांव और ऐसे गांव में मतलब बच्चों को ढूंढा जिनके पिता नहीं, उनको गोद लिया, कि ताकि उनकी जो प्रारंभिक शिक्षा या हायर एजुकेशन, मतलब या प्राइमरी लेवल का एजुकेशन हो या हायर एजुकेशन तक, उनकी पूरी तरह शिक्षा फ्री हो, वो अच्छी तरह पढ़ के अपने परिवार को संभाल लें। तो मुख्य उद्देश्य ही रहा मेरा पढ़ाने का कि उन बच्चों का सहयोग किया जा सके जिनके
पिता नहीं है या जो आर्थिक रूप से कमजोर है, ऐसे भी बच्चों को मैंने उनमें इंक्लूड किया। ऐसे बच्चों को मैं पढ़ाने का शौक जागा और उसके बाद आज 3-4 सालों से मैं यहाँ पे रुद्रपुर में अपना समय दे रहा हूँ। और क्या कहते हैं, इसमें कई ऐसे बच्चे हैं जो इसमें सेलेक्ट हो गए, जिसमें जैसे आर्मी में कुछ बच्चे सेलेक्ट हुए, मैं मिलाऊंगा आपके चैनल पे। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो पॉलिटेक्निक गवर्नमेंट कॉलेज में हो गए, हर बार हो रहे हैं, हर बार। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने बी फार्मा गवर्नमेंट कॉलेज उनको मिल गया। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अभी तैयारी में लगे हुए हैं। और अभी मैं आपसे एक खास बातचीत में बता दूं, अभी मैं टॉप 10 का एक बैच चला रहा हूँ, जिसमें 12th का है और 10th का है। तो 10th में 10 बच्चों को मैंने सेलेक्ट किया इनको पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम का। और 10 बच्चे जो 12th में सेलेक्ट किए हैं बायो से हैं, जो उनका नीट के लिए कि नीट की तैयारी, यानी कि उनको एमबीबीएस की सीट मिल जाए। तो 10 बच्चों का मैं बैच एक सेलेक्ट किया हूँ और उस पर काम कर रहा हूँ कि अपने इस छोटे से रुद्रपुर शहर में कुछ बेहतरीन, हाँ कुछ अलग और बेहतरीन किया जाए, ताकि हमारे यहाँ भी जो बच्चे यहाँ से कोटा जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं, इलाहाबाद जा रहे हैं, अगर इनमें से बच्चे सेलेक्ट होने लगेंगे तो हो सकता है उन बच्चों को इतना दूर ट्रेवल ना करना पड़े, इतने पैसे ना खर्च करना पड़े। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि जो बच्चा आर्थिक रूप से कमजोर है या एकदम कमजोर है, तो उसकी फीस एकदम पूरी माफ है, उसका एकदम निःशुल्क है। बस वो पढ़े और पढ़ के क्या करे, एग्जाम फाइट करे। तो ये चीज है। आपकी यात्रा में कौन से मोड़ या प्रेरणाएं रही जिन्होंने आपको जन सेवा की राह पर चलने के लिए मजबूर किया? जी सर, इसके संदर्भ में आप एक कोई कहानी आप बताएं जो आपके साथ गुजरी हुई है और आपने उसको जीवंत देखा, जिसने आपको ऐसे झकझोर दिया, मोड़ दिया कि हम उस शिक्षा के ही क्षेत्र में क्यों चले? जी सर, देखिए सर, सबसे बड़ी बात ये कि मैं दो लोग, पहले तो मैं उन लोगों की बात करता हूँ जो अपने रियल हीरो रहे, जिनमें हमारे महात्मा गांधी जी रहे और दूसरे भगत सिंह रहे। तो महात्मा गांधी जी का भी योगदान जैसे रहा, उन्होंने एक लॉयर होने के साथ, इंटरनेशनल लॉयर होने के साथ, जिनकी पढ़ाई इंग्लैंड में ऑलरेडी हो चुकी थी, उसके बाद वकालत वो साउथ अफ्रीका में करते हैं, फिर इंडिया आते हैं। फिर इंडिया आने के बाद वो गांधी जी अपना जो हैट पैंट सूट सारी चीजों का त्याग करके एक धोती में आते हैं। तो ये एक बड़ा त्याग था उनके लिए, हमारे देश के उन लोगों के लिए जो बहुत ही ज्यादा जिनकी स्थिति खराब थी और वाकई हम मजबूत नहीं थे जी, क्योंकि स्थिति बहुत खराब थी, हम सबको पता है 47 से पहले। और साथ में एक युवा लड़का, यानी कि 1907 यानी कि 1907 में भगत सिंह जन्मे और 1931 को उनको फांसी की सजा हुई। तो एक युवा के रूप में, एक ऐसे बच्चे के रूप में जिन्होंने 1907 में जन्मे और 1920 जब महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन स्टार्ट करते हैं, तो वो भगत सिंह की एज 14 साल की रहती है। 14 साल का लड़का गांधी जी के आंदोलन में कूदता है। तो भगत सिंह से ये प्रेरणा मिलती है कि हमें अपने देश को आजाद करने के लिए क्या करना चाहिए, मतलब कितना, मतलब आगे बढ़ चढ़ के उसमें सहयोग करना चाहिए। तो ये दो लोग तो ऐसे लोग हैं जिनसे मुझे बहुत ज्यादा प्रेरणा मिली, गांधी जी से और भगत सिंह से, कि मतलब कि चीजें अपने देश के लिए, मतलब अपने देश को अगर आगे बढ़ाना है तो बिना एजुकेशन का नहीं बढ़ सकता है। और मैं आपके दर्शकों से यही कहना चाहूंगा कि देखिए, राजनीतिक हिस्सा, अगर राजनीतिक बहस किसी भी मंच पे हो रही है, अगर उसमें शिक्षा इंक्लूड नहीं है तो ऐसी सारी बहस बेकार है जिसमें शिक्षा ना हो। अगर हमारे देश में, तारकेश्वर सर जी, हमारे देश में अगर शिक्षा बहस का मुद्दा नहीं है तो समझिए कि हमारा भारत पीछे होता जा रहा है। और ये दिन दूर नहीं है, अगर आने वाले 10 साल 20 सालों में अगर अब्दुल कलाम साहब जैसे या डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसे, सीवी रमन जैसे लोग अगर हमारे यहाँ पैदा नहीं होते हैं तो हम बहुत पीछे हो जाएंगे। और आज का जो स्थिति है कुछ कहना नहीं है। आपने कहा कि आपकी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट है, इस टर्निंग पॉइंट को आप कैसे देखते हैं? लाइफ का जो टर्निंग पॉइंट है, मेरे जैसे पिताजी का जो था कि तुम अपना क्या कहते हैं, पढ़ाई एजुकेशन पूरा करने के बाद बाहर जॉब करो जी। तो बाहर जॉब करने का सेंस ये था कि मैं थोड़ा सा शुरू से घूमने वाला आदमी था, शुरू से मुझे यात्राएं अच्छी लगती थी और हर यात्रा का
सर लगभग मैंने सारी यात्राओं की मैंने एक बुक लिखा है। उस बुक में जहां मैंने जैसे मैं अभी पूरी यात्रा वृत्तांत हाँ, आपने उसमें। पूरा वृत्तांत। तभी जैसे मैं सिक्किम से आया, अभी मैं अभी एक हफ्ता पहले सिक्किम गया था दशहरे की छुट्टी में। जी जी। तो सर मैं जैसे वहाँ यात्रा करता हूँ तो वहाँ ज्योग्राफिकल चीजें, भौगोलिक स्थिति को लिखना है, एजुकेशन वहाँ पे कैसा है, वहाँ पे कॉलेज या स्कूल कैसे हैं, वहाँ पे बाकी खाना पीना, वहाँ पे आखिर अनाज क्या क्या पैदा हो रहा है, सारी चीजों को मैं इंडिकेट करता हूँ, उसको नोट करता हूँ उस डायरी में अपने, कि मतलब कि क्या वहाँ की व्यवस्था है। तो ये चीज मेरे जीवन में एक टर्निंग पॉइंट का सबसे मुख्य, कि मैं जैसे जैसे यात्रा करता गया और लगभग मैं ऑल ओवर इंडिया यात्रा कर लिया। बस मेरे 7 सिस्टर बचे थे, जिसमें से मैंने सिक्किम पहला गया, अब 6 और बचेंगे, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये सब बचेंगे। बाकी मैं सब घूमा। सब घूमने में यही समझ में आया कि बिना शिक्षा और बिना एजुकेशन के सारी चीजों को हम समझ नहीं पाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी चीज इसमें सीखने को उल्टा आई सर, कि यात्रा यात्रा से बड़ा एजुकेशन कुछ नहीं है। जी। यात्रा ने बहुत कुछ सीखने के लिए हमें देती है। यात्रा बहुत ही ज्यादा, आप बहुत ही बड़ा एजुकेशन है यात्रा, अगर आदमी घूमे तो जानेगा। जैसा कि आपने घूमने के शौकीन है, हाल ही में आपने सिक्किम गए थे, क्या यात्राएं आपके सोचने के तरीके को प्रभावित करती है? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। मैं यहाँ से एक्चुअली मेरा कोई प्लान नहीं था, तो मैं अचानक यहाँ से प्लान बनाया सिक्किम के लिए। तो उस दिन मीटिंग थी, प्रत्युष सर का मीटिंग था, क्या कहते हैं कि आरडीएनसी स्कूल में जी। सर का वहाँ पे प्रोग्राम लगा हुआ था। सर को अगले दिन स्विट्जरलैंड जाना था, तो उनका फ्लाइट था दिल्ली से। तो हम दोनों लोग गए विद्यालय पे, आरडीएनसी पे प्रोग्राम अटेंड किए। प्रोग्राम अटेंड करने के बाद सर, अब वो आते समय मेरे मन में आया कि सर आप तो स्विट्जरलैंड निकल रहे हैं और छुट्टियां आ रही हैं दशहरे की, मुझे भी कहीं निकलना चाहिए। तो मुझे ये समझ में आया कि नॉर्थ ईस्ट घूम लेते हैं, बचा हुआ है। तो नॉर्थ ईस्ट में मुझे सिक्किम बेहतर लगा। मैं सिक्किम देखा, वेदर देखा कि वेदर अच्छा है, कैसा है वहाँ का, तो मैं निकल गया। और सर बताऊं, सबको एक बार सिक्किम जाना चाहिए। और सिक्किम जाने का बस मुख्य एक रीजन था, मुझे बॉर्डर पे जाना था, नाथुला पास पे जाना था, जो इंडो चाइना बॉर्डर, चाइना बॉर्डर, नाथुला दर्रा। हाँ जी, नाथुला दर्रा जो है पूरा, तो 15,000 फीट पे है। तो वो मैं मुख्य मतलब वही एम था मेरा, कि मुझे देखना था कि हमारी इंडियन आर्मी कैसे वहां रहती है। 1968 का जो युद्ध था उसमें जो चाइना एक्वायर किया हमारी जमीन को, तो भी मुझे देखना था कि वो कौन सा हिस्सा है चाइना जो एक्वायर करके रखा है। तो मेरी यात्रा शुरू हुई गंगटोक से। गंगटोक कैपिटल है सिक्किम का। मैंने वहां से यात्रा शुरू किया सर। तो मैं जब जैसे जैसे ऊपर बढ़ता गया, तो मैं 12,000 फीट पे पहुंचा। तो पहला दर्शकों को मैं बताऊं आपके कि मेरा एक्सपीरियंस क्या रहा। 12,000 फीट पे पहुंचते ही सर वहां पे मुझे ऑक्सीजन की कमी होने लगी, और मेरे साथ ही ये हुआ। और मुझे क्या बताऊं मैं, मुझे चक्कर आ गया, दम घुटने की। हाँ, चक्कर आ गया, ऑक्सीजन की कमी हुई और ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ गया, और क्या कहते हैं मुझे चक्कर आ गया, मैं बेहोश हो गया। कुछ देर बाद मुझे कपूर की सुगंध आ रही है, महक आ रही है कि कपूर महक रहा है धीरे धीरे। तो मैं देखा जो ड्राइवर साहब थे मेरे, वो कपूर मुझे सुना रहे थे। तो मैं होश में आया। उसके बाद वो बगल में, उस रास्ते में जितना भी आप जाएंगे ना, आगे बढ़ते जाएंगे, तो जगह जगह आर्मी की शिविर है, मेडिकल शिविर। क्या तमाम लोग परेशान हो रहे हैं ऑक्सीजन से, बहुत लोगों को प्रॉब्लम, क्योंकि आदत नहीं थी कि इतना हाइट पे जाने की। तो 12,000 पहुंचने के बाद वहां ड्राइवर साहब बोले कि एक काम करिए, या तो आप यहाँ शिविर में रुक जाइए और ऊपर से मैं लौट के आता हूँ। तो लेकिन मेरा जो ड्रीम था, एम था कि मुझे वहां बॉर्डर पे जाना ही जाना। अभी 3,000 फीट और ऊपर जाना था मुझे। 12,000। हाँ, अब शरीर भारी हो गई, चक्कर आ ही गए थे, और क्या कहते हैं कि सेहत अब साथ दे नहीं रही थी, और ठंडी इतनी थी, इतनी ठंडी कि बताऊं क्या आपको, बहुत ठंडी। अब लेकिन हिम्मत मैंने बनाया, मैंने उनसे बोला नहीं मैं चलूंगा, मुझे देखना है कि हमारी आर्मी कैसे रहती है, हमारे हीरोज कैसे रहते हैं वहां पे। मैं चला वहां से हम लोग फिर आगे पहुंचते हैं, और 3,000 फीट और ऊपर, यानी 15,000 फीट पे पहुंचते हैं, और क्या कहते हैं बॉर्डर को अपना जाके वहां पे मैं देखता हूँ चाइना बॉर्डर और इंडिया बॉर्डर। वहां मैं देखता हूँ, और बाकी अपने आर्मी से बात भी करता हूँ कौन सा एरिया एक्वायर किया गया। वो लोग सर बताए, हरियाणा के सर थे, हरिंदर सिंह सर थे, उन्होंने मतलब मुझे बताया कि ये सर ये एरिया है जो चाइना वालों ने एक्वायर किया।
और मैं यहाँ पूछा कि सर आप लोग इतनी ऑक्सीजन की दिक्कत है कि हर एक सेकेंड दम घुट रहा है, यानी कि मैं खुद ये लग रहा था अगला कदम मैं गया, अगला कदम गया, मतलब ये था कि मतलब अगला कदम बढ़ रहा है, मैं बचूंगा नहीं। लेकिन किसी तरह करके मैं पहुंचा, बात किया, वहां पे देखा। ये बहुत बड़ी बात है, सल्यूट है हमारी आर्मी को कि मतलब सर इतने मतलब 1000-15,000 फीट पे हमारी आर्मी वहाँ ऑक्सीजन की दिक्कतों के बाद भी परमानेंट रह रही है, ड्यूटी कर रही है। 24 घंटा ड्यूटी में लगे हुए हैं। 24 घंटा ड्यूटी में। और ये मेरे लिए एक ऐसा क्या कहते हैं कि एक दृश्य रहा जिससे मुझे अंदर से झकझोरा, और मुझे ये लगा कि क्या कहते हैं कि हम जमीन पे रह के सारी चीजों को बेकार कर रहे हैं, और हमारी आर्मी बॉर्डर पे रह के उनके जीवन को मतलब हम लोग उनके मेहनत को बेकार कर रहे हैं। यहाँ रह के हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं समाज के लिए जी। तो मुझे ये भी कहना है दर्शकों से, और बाकी जितने लोग भी पॉलिटिकल हैं, जितने भी लीडर हैं, नेता लोग हैं, एक बार आप सभी ये नाथुला पास जाइए और जाके देखिए हमारी आर्मी कैसी रहती है। और हमारे यहाँ वो सुविधा नहीं दी जाती सर। वहाँ पे डिस्कस हुआ, बहुत चीजें हुई जिन्होंने उन्होंने बताया जो शेयर नहीं कर सकता हूँ। बहुत तमाम समस्याएं हैं उनके पास, लेकिन शेयर नहीं कर सकता हूँ क्योंकि नौकरी की बात है। और उन लोग के साथ भी है कि बोलेंगे तो नौकरी की बात है, परिवार देखना रहता है। तो सबसे बड़ी बात है कि हम सभी को अपने आर्मी के जितने जवान हैं बढ़ चढ़ के उनका सम्मान और सहयोग करना चाहिए। इसलिए सर मैं एक चीज भूल गया बताना कि मैं अनाथ बच्चों के साथ साथ आर्मी, जितने भी आर्मी के लीडर हमारे यहाँ पे आर्मी के वाले हैं, सेना के जवान हैं, उनके सभी बच्चों की फी जो है मेरे यहाँ निःशुल्क है। मैं उनको फ्री पढ़ाता हूँ, और तब तक मैं पढ़ाऊंगा जब तक वो पूरी तरह से क्या मतलब सेटल ना हो जाते हैं, अपने मतलब पैर पे खड़े ना हो जाते हैं, जब तक कुछ करने ना लगे। ये तो आपकी सबसे बड़ी तो अच्छी सोच है कि अनाथ बच्चों के साथ साथ जो देश सेवा में हमारे वीर सैनिक लगे हुए हैं, हाँ जी, उनके भी बच्चों को आप एक साथ लेकर पढ़ाने का कार्य कर रहे हैं जी। एक सोच आपकी सबसे बड़ी है कि हर मंदिर में एक लाइब्रेरी या स्टडी रूम बनना चाहिए। इसके पीछे आपका क्या विजन रहा? सर इसमें ये विजन रहा कि जो ये टेम्पल है, मंदिर है, मस्जिद है, ये बहुत ही पृथ्वी का शानदार जगह है, बहुत पीसफुल जगह होता है, और इतनी शांति कहीं नहीं होती है। हम सभी जब भी मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, तो जो अनुभूति होती है वहां जाने के बाद, तो है कि अंदर जाने बाद वहां पे ऑटोमेटिक हमारे शरीर में जो है वो शांति आ जाती है, शांति आती है, वो एनर्जी पैदा होती है, एनर्जी क्रिएट होने लगती है। तो मुझे ये लगता है कि अगर हर एक टेम्पल में, हर एक मस्जिद के पास में अगर एक लाइब्रेरी वहां पे ओपन कर दी जाए, फ्री लाइब्रेरी हो, जहाँ पे कोई चार्ज ना लगे, जैसे हम मंदिर मस्जिद में जाते हैं कोई चार्ज नहीं लगता है, तो वहां पे अगर लाइब्रेरी ओपन हो तो एक माहौल मिलेगा, एक एनर्जी वहां का, यानी कि मंदिर और मस्जिद की जो एनर्जी होगी उस लाइब्रेरी के अंदर रहेगी, और वहां पे पढ़ने वाला बच्चा बेहतर करेगा। ये मैं अपने अनुभवों से बताता हूँ। जब भी मैं परेशान होता हूँ, जब भी मुझे इरिटेशन होता है, तो मैं नजदीक में जो भी मिलता है, मंदिर मिल जाए, मस्जिद मिल जाए, मैं जाकर वहां बैठता हूँ, समय व्यतीत करता हूँ। ये चीज है। क्या आपको लगता है कि धार्मिक स्थान शिक्षा के प्रसार में भूमिका निभा सकती है? जी सर, बिल्कुल सर, एकदम निभा सकती है, लेकिन इसके लिए एक नियम और एक कानून और सबकी सहभागिता की जरूरत है। जैसे हमारा देश, यानी कि हम भारत के रहने वाले लोग हैं, भारत अकेले नहीं बना है, इंडिया अकेले नहीं बना, बहुत लोगों का योगदान रहा है। वो हर रिलीजन से रहे हैं, चाहे वो हिंदू रहे हो, इस्लाम रहे हो, चाहे वो पंजाबी रहे हो या सिख, मतलब सबका योगदान रहा है, बहुत योगदान रहा है। तो अगर सबकी सहभागिता रहती है तो ऐसे जगह पे एक हम माहौल बना सकते हैं। अगर इस योजना को जमीनी स्तर पर लागू करने के लिए आप किन संस्थाओं, किन लोगों को आप प्रेरित करना चाहेंगे कि आप ऐसी चीजें मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च के आसपास में लाइब्रेरी का हो, आप किसको ये कहना चाहेंगे? तो सबसे पहले इसमें जितने लोग माहौल बिगाड़ना चाहते हैं, सबसे पहले उनको मैं पकड़ूंगा। मेरा खुद का मानना है सर कि सबसे पहले पॉलिटिकल जो लीडर है उनको पकड़ा जाए, लोकल, और उनको उनके साथ बैठ के, चाहे वो पक्ष के हों या विपक्ष के हों, सबके साथ एक हॉल में बैठ के डिस्कशन हो कि हम लोग को ये चीज इम्प्लीमेंटेशन करना है, इस चीज का हम लोग को बनाना है कि एक माहौल बने, एजुकेशन का हब बने, और आराम से यहाँ पे चीजें अच्छी तरह चलती रहें। तो सबसे पहले मैं टारगेट उन्हीं लोग को करूंगा जो पॉलिटिकल होंगे,
जो माहौल बिगाड़ रहा बिगाड़ने है। में। जी, जी, सबसे पहले आपके अनुसार रुद्रपुर में शिक्षा व्यवस्था की सबसे बड़ी समस्या क्या है? सबसे बड़ी समस्या है यहाँ पे रिसर्च सेंटर नहीं है। जी, बात वही हो जाएगी कि मैं कोई बात अगर कहूँ, जैसे हमारे सभी टीचर्स अच्छे हैं, सभी लोग बच्चों पे समय देते हैं, जैसे हम सभी कुलाम ला पढ़ते हैं, हम लोग ओम ला पढ़ते हैं, तमाम चीजों को हम सब पढ़ते रहते हैं। तो पढ़ने के साथ साथ यहाँ पे प्रैक्टिकल चीजें नहीं है, बस थ्योरेटिकल चीजें, यानी कि बच्चा रट्टा मारता है, सब जी, रट्टा मार के याद कर लिया गुलाम लास क्या है या ओम्स ला क्या है, हो गया, ठीक है, या ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला क्या है, ठीक है, फार्मूला रट्टा मार लिया, क्वेश्चन याद हो गया, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं है। और जब भी सर थ्योरेटिकल चीजें रहेंगी, न बच्चे का विकास होगा, न हमारा विकास होगा, न हमारे देश का विकास होगा। अगर अपने नेशन, अपने भारत का विकास हम चाहते हैं तो सबसे ज्यादा यहाँ पे रिसर्च सेंटर होना चाहिए। जैसे हमारे यहाँ दो पुराने गवर्नमेंट विद्यालय हैं, एक 87 इंटर कॉलेज शहर में, एक डीएन इंटर कॉलेज है। यहाँ पे सबसे बड़ी चीज ये है कि यहाँ पे जो लैब है, लैब की स्थिति बहुत खराब है। सबसे बड़ा यानी कि वो अनुसंधान केंद्र है, रिसर्च सेंटर है, बच्चा प्राइमरी लेवल पे वहाँ रिसर्च करता है। अगर ओम लाया है तो फिजिक्स अपना गया देख रहा है, केमिस्ट्री में आया तो वहाँ पे चेक करेगा, ठीक है चलो भाई पानी बनाना है, कार्बन टेट्राक्लोराइड बनाना है, या N2O बनाना है, हाँ, नाइट्रस ऑक्साइड बनाना है। लैब में ये सारी चीजें दिखाई जाती है, बताई जाती है बच्चों को कि ऐसे ऐसे करना है, ये मिलाओगे, ये केमिकल मिलाओगे तो इससे आग भी लग सकती है, इससे तुम्हें नुकसान भी हो सकता है। तो ये सारी चीजें छोटे लेवल से ही बताई जाती है। अगर ये छोटे लेवल से इन लोगों को बताया जाए तो आपका कहना है कि वो छोटे लेवल से ही इन लोग को पढ़ाया जाए, लाइब्रेरी में इसमें लाया जाए, लैब में लाया जाए, तो आपके लिए लाभदायक होगा। जी। और सर एक बात और मैं बताऊं एजुकेशन के लिए, सभी आपके दर्शकगण जितने भी सुन रहे हैं, आप सभी जितने लोग, जैसे जितने भी प्रबंधक सर विद्यालय चला रहे हैं, मेरा एक रिक्वेस्ट यही रहे आप सभी से कि आप लोग एक, जैसे बेल 8 बेल होता है, लेकिन उसमें से एक बेल एथिक्स का चलाएं, नैतिकता का, बहुत ही जरूरी है। ये बात ये कहने के लिए हो जाएगी कि मैं नैतिकता की बात कर रहा हूँ, लेकिन ये जरूरी है। आज के डेट में बच्चों के पास वाकई संस्कार की कमी हो गई है। जी, तारकेश्वर भैया, हम सबको पता है, हम सब जब पढ़ते थे तो हम लोग के गुरु लोग रहते थे, हम लोग कितना डिसिप्लिन और कितना ज्यादा इज्जत करते थे, मैनर था हम लोग में। और आज के समय में बहुत कमी हो गई है। कारण क्या है, उस समय एथिक्स सिखाया जाता था। प्रेयर के समय प्रार्थना होती थी तो टीचर हमारे अध्यापक लोग आके बताते थे, बेटा ये सही है, ये गलत है। और आज के डेट में ये चीजें खत्म है। ये चीजें इस वजह से बच्चों का एक दिशा जो है अलग बन गया है। तो हर विद्यालय में एक क्लास, एक घंटी तो कम से कम एथिक्स का हो, कि उन बच्चों को सिखाया जाए मैनर क्या है, सबसे जरूरी है। अगर मैनर नहीं है तो सारी शिक्षा बेकार है। जबकि जाना जाता है भारत देश को एक संस्कार के ही रूप में माना गया है, और वहीं से भारत की अलग ही पहचान है। बहुत, क्योंकि संस्कार अगर कहीं भी देखने को मिले, पूरे विश्व में आप ढूंढ लीजिए, तो भारत जैसे संस्कार आपको कहीं नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा सर। भारत, मैं बताऊं एंशिएंट में इंडिया, यानी कि प्राचीन भारत की बात बताऊं, भारत जिन ऊंचाइयों को छू चुका है, उन ऊंचाइयों को छूने के लिए आज भी वेस्टर्न कंट्री अपना जी जान लगा रहा है, लेकिन उन ऊंचाइयों को नहीं छू पा रहा है। लेकिन हमारा दुर्भाग्य, हम उन ऊंचाइयों को तो अध्यात्म रूप से छुए, लेकिन हम लोग विज्ञान का तिरस्कार कर दिए। और वेस्टर्न कल्चर वाले उन ऊंचाइयों को छूने के प्रयास में भी हैं और विज्ञान का तिरस्कार नहीं कर रहे हैं, विज्ञान पे काम कर रहे हैं। और हमें अपने नेशन और राष्ट्र का विकास करना है, हमें विज्ञान को अपनाना होगा, तिरस्कार नहीं करना। जैसे वीर एकलव्य जो थे, उन्होंने अपने गुरु से शिक्षा तो लिया नहीं था, लेकिन उनकी मूर्ति बना करके और उनके सामने सेल्फ प्रैक्टिस जो भी है उन्होंने किया। लेकिन गुरु दक्षिणा में जैसे ही गुरु ने उनका अंगूठा मांगा, उन्होंने बिना सोचे अपना अंगूठा काट के दान में दे दिया। ये उस समय की संस्कार ही था कि जिन्होंने न शिक्षा देते हुए भी उनको वो चीज दान में दे दिया, जिससे उस एकलव्य के अंगूठे से ही वो तीर चलती थी। बिल्कुल बिल्कुल। अगला सवाल आपसे कि आप शिक्षा को राजनीति से कैसे जोड़ते हैं? देखिए सर, शिक्षा को राजनीति से जोड़ने की जरूरत बिल्कुल है।
बहुत जरूरी है और हर बच्चे के अंदर मैं चाहूंगा कि वो क्या करते हैं, शिक्षा के साथ साथ पॉलिटिकल हो। पॉलिटिकल नहीं होगा तो शिक्षा व्यर्थ हो जाएगी। सबसे जरूरी है कि हम सबको पता है टॉप 100 और के बाहर या अंदर की जब बात आती है यूनिवर्सिटी की, तो हम सब देखते हैं कि भारत में एक यूनिवर्सिटी है जेएनयू। और जेएनयू से बढ़ के एक मतलब लीडर हुए, पैदा हुए, जो अभी हम ही हाल में अभी चर्चा हम लोग करते हैं या हम लोग टीवी पे देखते हैं, कन्हैया कुमार का। जी कन्हैया। तो एक समय कन्हैया कुमार पे हम सबको पता है कि देशद्रोह का मुकदमा चल रहा था जी। और लक्ष्मीकांत की बुक जब पढ़ेंगे, आईएएस का पॉलिटी की बुक है सर, तो उसमें कन्हैया कुमार बना भारत सरकार है, देशद्रोह का मुकदमा। और 2 साल उनके ऊपर केस चलता है और 2 साल केस चलने के बाद उसके बाद कोर्ट ये कहती है कि क्या कहते हैं, मैं गिल्टी हूं कि तुम्हारी सारी मतलब जितनी बातें, जितनी चीजें तुम्हारे ऊपर थोपा गया, सारा का सारा क्या है, बेकार है, मतलब खराब है। ऐसी कोई बात तुम्हारे मतलब लिए मिली नहीं कि जिससे तुम्हारे ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चलाया जाए। और क्या कहते हैं, उनके ऊपर से देशद्रोह का मुकदमा हटा लिया जाता है। तो ये कारण है। अगर वो सबसे बड़ी बात है, अगर वो एजुकेटेड नहीं होते और उनके पास डॉक्टर की डिग्री नहीं होती तो हो सकता है कि वो सुसाइड कर। तो शिक्षा राजनीति का एक ऐसा पहलू है कि अगर आज वो पॉलिटिकल शिक्षित नहीं होते तो आज पॉलिटिकल रूप से उभरते नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ लोगों का मैं बता दूं, जैसे हमारे पहले जो प्रेसिडेंट थे राजेंद्र प्रसाद जी, पढ़े लिखे थे, राजनीति में आए। पंडित नेहरू हमारे पढ़े लिखे थे, राजनीति में आए। फिर हम अभी हाल की बात करें, अगर मुलायम सिंह यादव की बात कर लिया जाए, वो भी पढ़े लिखे थे, शिक्षक थे, राजनीति में आए। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह पढ़े लिखे थे, राजनीति में आए। अब्दुल कलाम साहब पढ़े लिखे थे, राजनीति में। तो पढ़ाई का हमेशा दूसरा पहलू पॉलिटिकल है। और जब भी पढ़ा लिखा व्यक्ति पॉलिटिकल होगा तो समाज विकसित होगा, समाज में विकास होगा, नहीं तो अन्यथा विकास नहीं होगा। हम अपने रुद्रपुर से देख रहे हैं, हमारे यहाँ स्थिति कहने के लिए नहीं, हम सभी सबसे जुड़े हैं, हम लोग लोकल हैं, सबसे जुड़े हैं, लेकिन हम लोग देख रहे हैं क्या व्यवस्थाएं खराब है। एजुकेशन सिस्टम इतना खराब है जिसका मतलब कोई लेना देना नहीं है। और इन्हीं चीजों को देख के मैं पॉलिटिकल हुआ हूँ, पॉलिटिकल हो रहा हूँ। और धीरे धीरे और काम इस पे करना है कि कैसे चीजों को बदला जाए। जी। आप सोनम वांगचुक को अपना आइडियल मानते हैं। जी। उनके कौन से काम का प्रयोगों ने आपको ज्यादा प्रभावित किया? सबसे पहली बात, सोनम वांगचुक जी पे डिस्कशन हो रहा है। आज उनको देशद्रोह का मुकदमा उन पे भी चला के उनको जेल में डाल दिया गया सर। तो ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। लगभग 2 हफ्ते से ऊपर हो गए उनको जेल में डाले हुए। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि जो देश हित के लिए कुछ कर रहा है, कुछ करना चाह रहा है, उनको दबा दिया जा रहा है। तो सोनम वांगचुक की 2-3 चीजें मैं बताता हूँ उनकी। सबसे पहली बात यह है कि सोनम वांगचुक साहब ने, यानी कि बहुत बड़े साइंटिस्ट और अच्छे थिंकर इंडिया के लिए। सबसे बड़ी बात यह है कि साथ साथ में एक साइंटिस्ट, उन्होंने इंडियन आर्मी के लिए लद्दाख ही नहीं, जितने भी बॉर्डर एरिया है जहाँ पे ठंड पड़ रही है, तो इंडियन आर्मी के लिए एक ऐसा हाउस बनाया, एक ऐसा जो वार्म हाउस बनाया जिसमें सूर्य का रोशनी जब आता है तो कुछ टाइम के लिए, यानी कि कुछ घंटों के लिए उसमें रिजर्व हो जाएगा और कुछ घंटों के लिए वो हीट रहेगा, ताकि हमारे इंडियन आर्मी जो परमानेंट वर्क के अंदर है, कुछ देर उसमें उस घर के अंदर क्या हो जाए, रिलीफ हो जाए, मतलब रिलीफ मिले उनको। तो ये बहुत बड़ा योगदान है। इससे पहले कोई इनोवेशन नहीं हुआ था, कहीं नहीं हुआ था, पूरी दुनिया में कहीं नहीं हुआ था। ये एक ऐसा इनोवेशन है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। और अगर ऐसा व्यक्ति, जैसे लोगों को लगता है कि देशद्रोही हो सकता है, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। बाद में सारी चीजें सामने हम सबके आएंगी, फिर कोर्ट वही कहेगा। बस ये है कि 6 शेड्यूल की मांग इनकी है। 6 शेड्यूल क्या है, एक विशेष जो राज्य का दर्जा है उसको हटा के पूर्णतः स्टेट बना दिया जाए। यानी कि वो चाहते ये थे, 5 साल से धरना प्रदर्शन पे थे, पीसफुली आराम से डेली अनशन पे बैठते थे, बिना खाए पिए। दिल्ली भी पैदल आए थे एक टाइम में दिल्ली। तो इनका ये कहना था कि हमको पूर्ण राज्य का दर्जा दे दीजिए, ताकि हमारे यहाँ एम्प्लॉयमेंट जो रेट है रोजगार का हो जाए, रोजगार हो जाए हमारे यहाँ, हमें खुद अधिकार मिल पाए। इन सब सारी चीजों का जायज मांग, ये भी मांग इनकी नहीं थी।
सरकार जब वहां पे चुनाव लड़ रही थी, जो प्रेजेंट टाइम में गवर्नमेंट है, वो खुद उन्होंने वादा किया इनसे, लद्दाख के लोगों से, आपकी ये चीजें हम लोग सरकार में आएंगे तो पूरा करेंगे, आप लोग हमें जिताइए। बस वही मांग कर रहे हैं। और ये चीजें हैं, ये चीजें लोग गूगल करके पढ़ सकते हैं, सर्च करके पढ़ सकते हैं, सारी चीजें उपलब्ध है जो आपके चैनल के माध्यम से मैं बता रहा हूँ। और आप सभी से रिक्वेस्ट यही है कि एक बार आप सभी सोनम वांगचुक जी को पढ़िएगा, बहुत कम लोग जानते हैं। और सर जरूरत है हमारे जो रियल हीरो हैं उनके बारे में बताना और जानना। और मैं चाहूंगा आप समय निकाल के उनके बारे में क्या कहते हैं लोगों को अपने पर्सनल आप शेयर करिए, बताइए कि उनका योगदान क्या रहा है, क्या चीजें उन्होंने लद्दाख के लिए किया और अपने सेना के लिए क्या किया और देश के लिए क्या कर रहे हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि कहीं आप 3 इडियट्स देखे और वो आपके हीरो बन गए? नहीं नहीं, 3 इडियट्स इस पे बात हुई तो देखिए, 3 इडियट की बात सर ने इसलिए कर रहे हैं कि 3 इडियट में जो आमिर खान साहब जो हैं, जो रोल उन्होंने किया है सोनम वांगचुक जी पे ही किया है। जी जी। तो ऐसा नहीं है, उसमें कुछ चीजें दिखाई गई हैं उनका, सोनम वांगचुक जी का जो रेंचो का रोल कर रहे हैं उसमें आमिर खान साहब, तो थोड़ा सा उसमें है और उनकी चीजों को दिखाया गया है। और सर इसके साथ बताऊं, इनको रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, यूनाइटेड नेशन से अलग अवार्ड, इनको बहुत अवार्ड मिले हैं जी। और साथ साथ में इन्वायरमेंट को कैसे सेव करना उसके लिए भी इन्होंने एक एक ऐसे खोज किए जिनके बारे में लोगों को पढ़ना चाहिए सर्च करके, या उनकी किताबें, तमाम किताबें उनको पढ़ना चाहिए। ये चीजें हैं सर। लद्दाख को राज्य का दर्जा देने की सोनम वांगचुक की मांग, आपका क्या मत है इस पे? मत है ये है कि देखिए सर, हम लोग नीचे के लोग हैं, यानी नीचे इन सेंस हम पहाड़ पे नहीं है, और पहाड़ का जीवन बहुत दयनीय होता है, बहुत ही तकलीफमय होता है, क्योंकि पहाड़ पे कोई भी चीज होती नहीं है, न गेहूं होना है, न चावल होना है, कुछ नहीं होना है। वहां के लोग नीचे से ही सारा अनाज खरीद के ले जाते हैं, जो कुछ थोड़ा बहुत ऊपर होता है वही होता है, बाकी सब खरीद के खाते हैं वहां पे ले जाके। तो उनकी जिंदगी बहुत टफ है, वहां पे नल नहीं मिलेगा, टोटी नहीं मिलेगी, वहां इंसेंस मिलेगा भी तो पहाड़ का पानी होता है, पहाड़ के पानी वो लोग पीते हैं, और परमानेंट वहां पे ठंड है, समस्याएं बहुत हैं। तो जैसे वहां मांग इनकी ये थी लद्दाख का कि 6 शेड्यूल वाला, कि यहाँ पे पूर्ण स्वतंत्र मतलब पूर्ण राज्य का दर्जा मिल जाए, ताकि यहाँ पे हम अपने तरीके से काम कर सकें। और साथ में एक चीज मैं बता दूं सर, जब भी क्या कहते हैं कि युद्ध जैसी स्थिति आती है बॉर्डर पे, युद्ध जैसी स्थिति बॉर्डर पे आती है, तो सबसे ज्यादा इंडियन आर्मी का सहयोग बॉर्डर के लोग करते हैं। अगर इंडियन आर्मी पे गोली चलती है, इंडियन आर्मी इंजर्ड होते हैं, हमारे जवान को चोट लगती है, तो उनको दौड़ के बचाना, उनकी तरफ से लड़ना, उनको क्या कहते हैं मेडिकल दवाएं देना, खाना देना, राशन देना, सभी लोकल लोग करते हैं। अगर उन लोकल लोगों को हम टारगेट करेंगे तो वो लोग क्या करेंगे हमारे बॉर्डर के लिए, यानी कि हमारे आर्मी की तरफ से भी नहीं बोलेंगे। सबसे बड़ी समस्या है कि इन सब चीजों को क्या कहते हैं आदमी इग्नोर कर रहा है। आने वाले 5 सालों में आप खुद को और रुद्रपुर को कहाँ देखना चाहेंगे? सर मैं बस ये देखना चाहता हूँ रुद्रपुर को कि एजुकेशन के रूप में अपने हाथ से बच्चे ज्यादा से ज्यादा साइंटिस्ट हों, ज्यादा से ज्यादा यहाँ से बच्चे इनोवेशन करें, खोज करें। और सबसे जरूरी ये है कि सर मैं चाहूंगा आने वाले समय में हमारे जो लीडर हों, या मुझे भी जगह जब भी मिलेगी तो मैं सबसे ज्यादा रिसर्च सेंटर यहाँ खोलने का काम करूंगा, कि अपने रुद्रपुर में रिसर्च सेंटर हो, कि ताकि बच्चे इधर उधर न जाके यहाँ पे अनुसंधान केंद्रों में शोध कर सकें, खोज कर सकते हैं, रिसर्च कर सकें। जो ग्रामीण की जो छिपी हुई प्रतिभा है उसको उभारने का कार्य। यदि आप जिला पंचायत सदस्य का चुनाव जीत जाते हैं तो आपकी प्राथमिकता क्या रहेगी? सर जिला पंचायत सदस्य ये जो चुनाव है, ये एजुकेशन को ही लेके, मैं इसको शिक्षा के रूप में ही या शिक्षा के लिए ही इस चुनाव को मैं चुनाव लड़ने के लिए कदम आगे बढ़ाया। कारण ये है कि हर गांव पे ऐसे बच्चे हैं प्रतिभावान, जिनको एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है, कि स्टेशन नहीं मिला है कि उनकी प्रतिभा आगे निकल पाए। तो कारण क्या है कि इसमें कि उनको वो जगह नहीं मिल पा रही है, और वो माहौल नहीं मिल पा रहा है जिन माहौल में वो रह के पढ़ सकें। तो इसलिए मैं जिला पंचायत इस प्रोग्राम इसलिए किया, ताकि मैं हर एक जिला पंचायत, जो मेरा ग्राम सभा 24 ग्राम सभा जो होंगे, 24 ग्राम सभाओं में मैं एक एक लाइब्रेरी जिला पंचायत की तरफ से बनवाऊं, ताकि गांव का बच्चा वो फ्री में वहां पढ़ सके।
वहां पे पढ़ सके, और उसके बाद भी अगर वहां जरूरत पड़ती है तो वहां पे टीचर उपलब्ध हम लोग कराएंगे, जो भी जैसा हो सकता है, जिस फील्ड में बच्चा जाना चाहता है उस फील्ड के हिसाब से, कि वो उसी गांव पे रह के एक अच्छा वहां गांव का माहौल बना के वहां पे पढ़ सके सर, ये फोकस है। रुद्रपुर में सफाई, शिक्षा, बेरोजगारी और यातायात जैसी समस्याओं पर आपके क्या योजनाएं हैं? हाँ, रुद्रपुर सर, अभी तो रुद्रपुर में मैं नहीं हूँ, लेकिन रुद्रपुर से क्या कहते हैं, जो जिला पंचायत क्षेत्र मेरा पड़ रहा है, तो मैं जिला पंचायत क्षेत्र में चाहूंगा कि कम से कम हर 3 किलोमीटर या 2 किलोमीटर जो रास्ता है, जैसे हम सभी आदर्श चौराहे से भैंसई चौराहे पे सर जाते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो हम जाते हैं तो इस बीच में कोई भी पुलिस बूथ स्टेशन नहीं है, यानी कि पुलिस एक बूथ के रूप में, मान लीजिए बूथ है, स्टेशन की जरूरत नहीं, स्टेशन अपना रुद्रपुर है, तो बीच में जो अपराध हो रहे हैं उन अपराध को कम करने के लिए मेरा एक प्रोग्राम था कि बीच में कम से कम 5 किलोमीटर का एरिया है, तो 5 किलोमीटर एक जगह से दूसरी जगह बीच में दो कम से कम पुलिस बूथ हो, जहाँ पे कम से कम 2 से 3 कांस्टेबल सर लोग हों, और बाकी डायल जो हमारे 112 है वो कम आती जाती रहे, वहाँ पे हिल स्टेशन उनका हो सके, वहाँ रुके पानी भी पी लें और देखते रहें कि अपराध थोड़ा इससे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। रुद्रपुर में रेलवे स्टेशन की डिमांड को लेकर आपकी क्या योजना है? सर ये तो बहुत जरूरी है, अभी हमारे यहाँ बस स्टैंड है, और बस स्टैंड अच्छा बस चलता है, रुद्रपुर से हम गोरखपुर जाते हैं, देवरिया के लिए दिक्कत होती है, लेकिन इसके लिए ऑटो स्टैंड है, ऑटो से मिल जाता है। अगर रेलवे लाइन यहाँ पे अगर जुड़ जाती है तो बहुत चीजें सॉल्व हो जाती हैं, क्योंकि हम लोग को रेलवे, अगर कहीं रेलवे से जाना है तो हम लोग को काफी दूर ट्रेवल करना पड़ता है, यहाँ से 50 किलोमीटर या तो गोरखपुर हमको जाना पड़ता है, या तो हमको यहाँ से देवरिया जाना पड़ता है 28 किलोमीटर, तो ये डिस्टेंस काफी हो जाता है, और क्या कहते हैं कि अलग से समय निकालना पड़ता है हम लोग को जाने के लिए, और कम से कम 2-4 घंटे पहले प्लान करना पड़ता है जाने के लिए, तो जो समय खर्च हो रहा है, जो समय का आज का समय का जो योगदान है, उसको देखते हुए अपने यहाँ रेलवे स्टेशन बहुत जरूरी है। इसके लिए बाकी हमारे सांसद जी बात करें, विधायक जी बात करें, और अपने यहाँ पे लगवाने का काम करें। हमारे क्षेत्र का जो दुर्गेश्वरनाथ मंदिर है बहुत प्राचीन है जी। जब भी चुनाव आता है इस मंदिर को लेकर तमाम वादे किए जाते हैं, बहुत से नेता है उसी मुद्दे पर चुनाव जीते, थोड़ा मोड़ा भी काम भी कराए, लेकिन मंदिर में अभी भी बहुत कुछ कार्य करवाने हैं। इस पर आपकी क्या राय है? इसको लेकर आपने क्या रणनीति बनाई है? तो इसमें सर सबसे पहली बात, जो चुनावी मुद्दा आता है, जो भी एजेंडा लोग बनाते हैं चुनावी मुद्दों में, तो सबसे पहले एक मंदिर, जो मंदिर टेम्पल होता है, उसकी एक कमेटी होती है, उस कमेटी को सबसे पहले उनको दायित्व इस बात का लेना चाहिए, जो लीडर वादा कर रहे हैं उनसे लिखित रूप से लेना चाहिए, कि अगर आप ये कह रहे हैं ये मंदिर में काम कराना है, तो मैं लिख दे रहा हूँ, आप नीचे साइन मारिए, लिखित रूप मुझे चाहिए। तो अगर मंदिर की कमेटी अगर करती है तो काम होगा सर। हाँ, सबसे आसान रास्ता है। अंतिम में आपसे कुछ ऐसे सवाल पूछेंगे जिसका आपको उत्तर केवल एक शब्दों में देना है। जी। मुकुल जी, आप ये बताइए कि राजनीति आपके लिए क्या है? समय है सर, राजनीति समय की मांग है। राजनीति या टीचिंग? जी। दिल आपका किसमें ज्यादा है? टीचिंग सर। रुद्रपुर को आपको अगर एक शब्द में परिभाषित करना हो तो आप इस रुद्रपुर को कैसे परिभाषित करेंगे? कैसे बताएंगे रुद्रपुर मेरा क्या है? ये ग्रामीण क्षेत्र का इलाका जो है, इसको कैसे आप परिभाषित करना चाहेंगे? यहाँ पे सबसे पहली बात, हमारे एंशिएंट में राजा हुआ करते थे सतासी राज के नाम से, तो ये ऐसे फेमस है। उससे बड़ी बात ये है कि एंशियंट टाइम से यहाँ पे जो हमारे भोलेनाथ का मंदिर है, बाबा दुधेश्वर नाथ का, इससे ये जो है ये किताबों में है, ये किताबों से मिलता है। और यहाँ पे हम सबको पता है कि वेनसांग यहाँ पे आए हुए थे, जब वो नालंदा आए हुए थे चाइना से वेनसांग, तो यहाँ अपने इस टेम्पल पे भी यहाँ का जिक्र है कि ये नाथ बाबा के इस मंदिर पे आए हुए थे। तो ये एक अलौकिक एक बड़ी बात है हमारे लिए कि ये मंदिर हमारा जो भोलेनाथ जी का है, ये उस टाइम का है, उस टाइम से बना हुआ है जब वेनसांग हमारे यहाँ आए हुए थे, जब चाइना से। अगर किसी को आपके नाम
मुकुल शब्द को समझाना हो तो उसको कैसे समझाएंगे? मुकुल शब्द जो है ये जैसे एक फूल होता है ना सर, जी फूल का जो कोढ़ी होता है ना, जी। तो मुकुल कोढ़ी जो है ये सिनोनिम्स है, इसका पर्यायवाची है। तो एक कोढ़ी अभी खिला हुआ नहीं है, खिला हुआ नहीं, ये अभी फूल खिलने के प्रयास में हाँ है। खिलने का, अब धीरे 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 खिलेगा। आपको एक चुनना है, सोनम वांगचुक या एपीजे अब्दुल कलाम। सर ये तो हैसियत मेरी है नहीं कि मैं दोनों लोग को चुन पाऊं। दोनों लोग का अलग अलग योगदान रहा है और दोनों लोग मेरे आइडियल हैं, और दोनों लोगों को मैं फॉलो ही नहीं करता हूँ सर, मैं बहुत मानता हूँ। और दोनों लोगों का इतना बड़ा योगदान है देश को आगे बढ़ाने में, मतलब कुछ इसमें कोई शब्द नहीं है। एक अगर जिक्र किया तो अब्दुल कलाम साहब पे कुछ लाइन मैं दर्शकों को बता दूं। जी तो एक बार की घटना है जब अब्दुल कलाम साहब पहली बार असर मिसाइल का, मतलब अग्नि मिसाइल का सफल परीक्षण जब होता है, तो ये होने से पहले जितने भी हमारे लीडर थे अमेरिका से, रूस से सहयोग मांगते हैं कि मुझे थोड़ा सहयोग दीजिए, हमें एक प्रयोग करना है, जी अग्नि परीक्षण करना है अपने मिसाइल का। तो लेकिन सहयोग कहीं से नहीं मिलता हम लोग को। अब्दुल कलाम साहब अपनी मेहनत से, उनकी टीम अपनी मेहनत से, बिना किसी देश के सहयोग से एक सफल अग्नि परीक्षण करते हैं, और ये पूरी दुनिया देखती है, पूरी दुनिया देखती है और दहशत में आ जाती है, बिना किसी सहयोग से, इतने कम पैसे, इतने कम बजट में, मतलब कि ये सफल परीक्षण कर दिया। आखिर है कौन ये? तो पता करते हैं कि अब्दुल कलाम जैसे नाम का कोई साइंटिस्ट है। अब अमेरिका का जोर इनके ऊपर आता है, रूस का जोर आता है, अमेरिका कहता है कि तुम मेरे नासा में आ जाओ, मैं तुम्हें इतनी प्रॉपर्टी, इतनी सुविधा, सारी चीजें दे रहा हूँ, तुम आ जाओ। बहुत कन्विंस करता है सर, लेकिन ये कहते हैं नहीं नहीं, इंडिया को छोड़ के मैं कहीं नहीं जा सकता हूँ, भारत मेरी माँ है, मैं इसे नहीं छोड़ सकता हूँ। रूस भी यही काम करता है, रूस भी बहुत ज्यादा क्या कहते हैं कि प्रेशर डालता है कि क्या कहते हैं कि आप मेरे यहाँ आ जाइए, आपको मैं ये दे दूंगा, वो बहुत प्रलोभन मिलता है, लेकिन ये मना कर देते हैं। लेकिन एक समय ऐसा आता है 1991-92 में, आप सब पढ़िएगा, तो वो उसमें ये कन्विंस उनको करते हैं कि काम करिए, हमारे यहाँ की रास्कोकॉम जो यहाँ की स्पेस एजेंसी है, हमारे यहाँ की, वहाँ की रास्कोकॉम रूस की, रूस की, इसरो अपने यहाँ की है, नासा अमेरिका की है। तो वो कहते हैं कि आप आइए, बस एक बार देख लीजिए बस नजर से कि कोई दिक्कत तो नहीं मेरे यहाँ है। तो अब्दुल कलाम साहब से कहते हैं कि और आपको कुछ करना नहीं है, फ्लाइट मैं भेज रहा हूँ, आपको बुलाऊंगा, सारी सुविधा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तब अब्दुल कलाम साहब कहते हैं ठीक है, मैं आता हूँ, आपको देख लेता हूँ आपके यहाँ। ये बड़ी बात थी हमारे लिए। और जिस दिन सर, जिस दिन पहुंचते हैं अब्दुल कलाम साहब रूस की धरती पे, यानी कि जब रूस पहुंचते हैं और हवाई जहाज से उनका जो पहला कदम वहां पे उतरता है रूस में, तो रूस वालों ने उस दिन अपना विज्ञान दिवस घोषित करते हैं। ये हमारे पास सबसे बड़ी उपलब्धि है, और सबसे बड़ा हीरो हमारा वहां पे उतरा रूस में। ये कितनी बड़ी बात थी हमारे लिए कि रूस साइंस डे घोषित कर दिया, अपना विज्ञान दिवस घोषित कर दिया, एक अपना सुपर हीरो वहां पे पहुंचे, और वहां पे देखते हैं, घूमते फिर इंडिया आते हैं और देश के लिए अपना पूरा जीवन त्याग देते हैं। कहना नहीं है, बहुत चीजें उनके बारे में है। तो ये चलते चलते आप हमारे दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? आपके दर्शकों से सबसे जरूरी ये है कि सभी रुद्रपुर वालों से ही कहना चाहूंगा कि जितने भी गार्जियन हैं, मेन फोकस शिक्षा पे अपने बच्चों के करें। पढ़ाना जरूरी क्यों है, और साथ में एथिक्स, नैतिकता जरूर सिखाएं। और जरूरी क्यों है, बिना एथिक्स का, नैतिकता का शिक्षा बेकार है। अगर मैनर बच्चों के अंदर नहीं है तो शिक्षा बेकार है, शिक्षा का कोई मतलब नहीं है। शिक्षा अवेयरनेस का नाम है, शिक्षा जागने का नाम है, जिसमें बुद्धा ने बहुत फिलॉसफी दी, बुद्ध ने बहुत फिलॉसफी दी, बहुत जगाने की कोशिश की, लेकिन ये देश आज भी सो रहा है। अगर बुद्ध की एक लाइन पे भी आदमी काम कर दे तो देश बहुत आगे जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल चाइना हम देख लें, जापान देख लें, नीचे जितना इंडोनेशिया है, जितने भी देश हम देख लें, ये सभी देश बुद्ध को पाके, चाइना मतलब बुद्ध को पाके, बुद्धत्व को पाके इतना आगे बढ़ गया उनकी फिलॉसफी से। और हमारे यहाँ ऐसा बेटा जो बुद्ध यानी कि भारत की धरती पर पैदा हुए, उनको हम एक्सेप्ट नहीं कर पाए। तो सबसे जरूरी है कि आप सभी दर्शकों को अपने बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ उनको नैतिकता और एथिक्स की, मतलब और मैनर का तो एकदम ध्यान रखें ही रखें। और बाकी सभी दर्शक लोग, आप लोग
चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और बहुत बहुत धन्यवाद प्यार हो सर जी, जो आपने अपना अमूल्य सहयोग हमारी चैनल खबर रुद्रपुर को दिया। मैं चाहूंगा कि आपके तरह ही लोग ऐसे ही आते रहें और इस तरह से अपना अपना जो भी है, जैसे वो कैसे बढ़े, कैसे किस तरह से लोगों को बताएं, समझाएं, क्योंकि सारे लोग एक जगह इकट्ठा होकर के एक चीज को नहीं अर्जित कर पाएंगे। लेकिन एक सोशल मीडिया एक ऐसी प्लेटफॉर्म है जहाँ पे लोग एक जगह बैठ करके चारों तरफ अपनी बातें फैला सकते हैं, बता सकते हैं, लोगों को जागरूक कर सकते हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू।